अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मसूद। ये इंट्रोडक्शन टू पीएचपी प्रोग्रामिंग की 5वीं क्लास है और आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो उसमें उसका जो नाम है बेसिकली वो है डेटा टाइप्स कॉन्सेप्ट्स। तो नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, नंबर 2 रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम डिक्लेरेशंस, नंबर 3 कांस्टेंट और लिटरल्स, नंबर 4 स्ट्रांगली या स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग, नंबर 5 लूजली या डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग। तो ये 5 टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं आज के लेक्चर के अंदर। और जो ओवरऑल जो ये टॉपिक है वो है डेटा टाइप कॉन्सेप्ट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है sarmasood.com उसे आप एक्सेस करेंगे। आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जैसे कि जानते हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग, इसके लिंक को क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है उसको आप क्लिक करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है बेसिकली हमने उन जो स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी प्रोग्राम्स के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था वेरिएबल्स और कांस्टेंट के हवाले से। यहाँ पर हम बाकायदा इसको हम तफसील से देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले वेरिएबल्स। And in programming, a variable is a container storage area to hold data. Variable basically एक कंटेनर है, एक वो जगह है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाएगा और यहाँ पर जो डेटा है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है एज ए प्रोग्रामिंग के लिए। और ये जो एरिया होता है नॉर्मली रैम के अंदर होता है, ये बात याद रखिएगा आप। यानी यहाँ पर जो है ये रैम को हम इस्तेमाल कर रहा होता है इसके अंदर। तो टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम आइडेंटिफाई। अच्छा, उस यूनिक नेम को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। यानी एक वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करेंगे उसको हम आइडेंटिफायर कहा जाएगा। जस्ट लाइक यूँ समझ लीजिए कि ए इक्वल टू 10, तो ए क्या है, एक वेरिएबल है या वो एक आइडेंटिफायर है। क्लियर? वेरिएबल नेम आर जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो नंबर्स में होती हैं, लेकिन हम उसका एक नाम देंगे जो कि एक सिंबल होगा, जस्ट लाइक ए होगा, ABC होगा। जो भी लेटर हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सिंबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एज ए वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करेंगे और उसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे एज ए टेम्परेरी तौर पर। In this chapter, you will learn about PHP variables and data types and the operation that can be performed on them. In a program, you can put any value into it and then retrieve the value later for use in calculation. Each variable will contain different values at different times depending on the requirements. तो उन वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, कोई नंबर्स होंगे या कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी और वो जो है डिफरेंट टाइम में उनको हम चेंज भी कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उसके मुताबिक उसका हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ प्रैक्टिकली। अगर आप बात करते हैं सिंपल वेरिएबल की बात करें कि एक वेरिएबल आपने ए लिया और ए के अंदर आपने स्टोर कर दिया 10, तो ए इज़ अ वेरिएबल और 10 इक्वल टू 10 की चीज़ की वैल्यू है जो कि डेटा है वो स्टोर किया जा रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। क्लियर? और ए जो है याद रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी की जो लोकेशन है उसका नाम जो है आपने एक यूज़र ने रखा है वो ए।
क्लियर। अच्छा एक बात याद रखिए, PHP के अंदर जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके साथ डॉलर का साइन लाजमी होगा। क्लियर, यानी $A = 10। बस ये एक रूल में सवाल याद रखिएगा। नॉर्मली दूसरी और लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि डॉलर का साइन इस्तेमाल किया जाए, लेकिन PHP में कहा गया है कि रिकमेंड किया गया है कि जब भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसके अंदर साथ उसके लेटर से पहले आप डॉलर का साइन लाजमी लिखेंगे। क्लियर, तो ये जो है वेरिएबल है। क्लियर, A, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर किया आपने, 10। और ये वेरिएबल की टाइप क्या होगी, चूंकि आपने इसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है तो इसको आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिक टाइप है। और न्यूमेरिक की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जस्ट लाइक इंटीजर है या लॉन्ग है या डबल है या फ्लोट है। तो चूंकि ये आपने वैल्यू स्टोर की है इंटीजर, तो इस हवाले से जो ए वेरिएबल ए है ये कहलाएगा आपका इंटीजर वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, चले खैर, अब इसको आगे देखते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। द वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल जो है उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। द नेम यू असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो नाम आप रखोगे ABC, उसको हम आइडेंटिफाई भी कहते हैं, ऑल्सो आइडेंटिफायर। सम रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन आर फ्लोइंग। उसके कुछ वेरिएबल्स, कुछ रूल्स हैं, उनको देखेंगे हम। नंबर 1, आइडेंटिफाई या वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट अ डॉलर साइन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप वेरिएबल स्टार्ट करेंगे डॉलर के साइन से करेंगे। लाइक जैसे सैलरी है तो सैलरी से पहले क्या लिखेंगे, डॉलर का साइन। इसी तरह से नेम है तो नेम से पहले क्या लिखेंगे आप, डॉलर का साइन। इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप। आइडेंटिफाई नंबर 2 है, आइडेंटिफाई और वेरिएबल में कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर। याद रखिएगा कि वो जो वेरिएबल होगा उसके साथ यानी कि आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन से भी आप वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। और उसके साथ में नंबर भी लिखा जा सकता है और उसके अंदर अंडरस्कोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ चंद वेरिएबल्स यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल लिया, इस तरह भी ले सकते हैं आप, स्टार्ट हमेशा डॉलर के साइन से करेंगे आप, और आपने कहा NAME25, ऐसा वेरिएबल हो सकता है। क्लियर, और इसमें आपने स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल आसिफ। क्लियर, तो इस तरह से आप वेरिएबल ले सकते हैं। या एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, डॉलर का साइन लिया आपने और आपने कहा फादर अंडरस्कोर नेम, ऐसे वेरिएबल आप ले सकते हो। क्लियर, ओके जनाब, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से वेरिएबल लिए जा सकते हैं। और हाँ, आगे तीसरी बात सुन लीजिए आप, आइडेंटिफाई और वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेस। और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या स्पेस उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट लाइक @ का सिंबल है, जस्ट लाइक एस्टेरिक का सिंबल है, जस्ट लाइक पर्सन का सिंबल है, जस्ट लाइक एंड पर्सन है, ये आप इस्तेमाल नहीं करोगे एज ए वेरिएबल के अंदर। क्लियर, तो इस बात का भी आपने ख्याल करना। और इसके अलावा स्पेस भी नहीं ले सकते। जस्ट लाइक आप असल कोई वेरिएबल लेना चाहें, जैसे का डॉलर और आपने कहा फादर और स्पेस के बाद आपने कहा नेम, तो ये इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं लिया जाता, बीच में स्पेस कभी भी नहीं आएगा। क्लियर, तो ये बात आपने याद रखनी है आपने। या ऐसे नहीं हो सकता कि डॉलर के साथ आपने कहा फादर और फिर आपने कहा डॉट, फिर आपने कहा नेम, तो ये भी सही नहीं है, डॉट भी इस्तेमाल नहीं है। यानी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लेंगे। जस्ट लाइक आप पर्सन का सिंबल ले लें, पॉसिबल नहीं है, गलत है ये। तो इस तरह के सिंबल इस्तेमाल आप नहीं करोगे। सिंबल याद रखिए, अंडरस्कोर, लोअर कैरेक्टर्स, अपर कैरेक्टर्स एंड इंक्लूड नंबर्स एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक बात और याद रखनी है आपने, नंबर 4 जो है, आइडेंटिफाई वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव है। अगर सपोज करें आपने ऊपर फादर नेम लिया हुआ, मैं नीचे एक और फादर नेम इस तरह से ले सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स के अलग अलग है, याद रखिएगा। ओके,
क्योंकि यहाँ पर जो फादर नेम है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है आपने, और यहाँ पर जो है जो आपने फादर नेम दिया उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिया हुआ है। इसी तरह से आपने नेम के अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो आपने एन कैपिटल में लिया हुआ है। तो आप ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या डिफरेंट है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो केस सेंसिटिव होंगे, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं कहीं पर डॉलर फादर नेम प्रिंट करूंगा तो वहां पर क्या प्रिंट करेगा, इमरान खान। और अगर मैं डॉलर स्मॉल में अगर फादर नेम लिखता हूं तो वहां पर क्या प्रिंट होगा, वसीम अहमद। क्लियर, तो इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा, आइडेंटिफाई वेरिएबल केस सेंसिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई वेरिएबल कैनॉट कंटेन रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड ऑफ पीएचपी लैंग्वेज। याद रखिएगा पीएचपी लैंग्वेज के जो अपने रिजर्व वर्ड्स हैं या कमांड्स हैं या फंक्शन है, उनको आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा डॉलर ECHOE को, तो ये बेहतर नहीं आने के होगा, इसको आप इस तरह से यूज़ नहीं कीजिएगा। क्लियर, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है आपने कि जो या आप कह सकते हो इस तरह से कि WHILE वाइल इक्वल टू 50, तो ये भी इस तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि वाइल भी जो है वो एक PHP का एक रिजर्व वर्ड है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो PHP के रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपको जब आप लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा तो ऐसा ऐसा आपको पता चलता जाएगा कि PHP कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं, कौन कौन से फंक्शन है जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप जो है उनको आप जान पाएंगे कुछ अर्से के अंदर ही। ठीक है जनाब, तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आपको याद होने चाहिए, और तकरीबन सिवाय एक जो फर्स्ट ऑप्शन है कि हर वेरिएबल जो भी शुरू होगा वो डॉलर के साइन से होगा, बस ये बात याद रखिएगा कि ये हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, सिर्फ PHP में ऐसा है। बाकी और लैंग्वेज में ये है कि बाकी रूल सेम है तकरीबन, सिर्फ जो फर्स्ट रूल है वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है कि इस तरह से करेंगे आप। क्लियर, अच्छा, इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, किस तरह से आप लेंगे। देखें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि डॉलर का नाम दिया है, वेरिएबल नेम दिया है इक्वल टू, और उसके बाद कंटेंट का मतलब जो डेटा आप स्टोर करना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसी तरह देखें आप डॉलर फादर अंडरस्कोर नेम दिया हुआ और इक्वल टू कंटेंट, ऐसा आप कर सकते हो। या डॉलर कन्वेंस अलाउंस मिला के लिखा हुआ, कन्वेंस यानी कि देखिए दो वर्ड्स हैं, कन्वेंस अलाउंस, तो अलाउंस का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने A में लिखा हुआ, कैपिटल में लिखा हुआ, और कन्वेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने C जो है वो आपने कैपिटल में लिखा हुआ है। क्लियर, तो इस तरह से अगर वेरिएबल देंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर मतलब समझे जाएंगे, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है वेरिएबल देने का। क्लियर, देखें इसमें भी क्या है कि वेरिएबल नेम, अब दो वर्ड है वेरिएबल और नेम। नेम जो सेकंड वर्ड है नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल कर दिया है, बाकी जो फर्स्ट वर्ड है वेरिएबल वो कंप्लीटली आपने स्मॉल में लिखा है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ बेहतर यानी कि तरीका है, बेहतर तरीके हैं जिस तरीके से जिसको इस्तेमाल करके आप बेहतर तौर पर वेरिएबल आप रख सकते हैं। और एक बात का आपने और ख्याल करना है कि वेरिएबल रखते वक्त उनके नाम ऐसे हों जो मीनिंगफुल हों, जो समझ में आए कि जो वेरिएबल है इसका पर्पस क्या होगा, इसमें इसका मकसद क्या है, इसमें जो डेटा होगा वो किस किस्म का होगा, वो नाम से ही उसको पता चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सैलरी है तो अंदाजा हो जाएगा भाई सैलरी है, इस सैलरी का मतलब इसमें सैलरी ही होगी, अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर, इसी तरह से अगर आपने कोई वेरिएबल लिया हुआ नेम, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल नेम है, इसमें अनेक अल्फाबेट्स होंगे इसके अंदर, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। जिस तरह अच्छा फादर नेम है तो इसका मतलब कि इसमें फादर नेम है, कोई नाम होगा, कोई अल्फाबेट्स होंगे, उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। तो वेरिएबल ऐसे रखे जाएं जो बेसिकली जो यानी कि मीनिंगफुल हों, जिनको देख के जिनको पढ़कर समझ में आ सके कि वेरिएबल का मकसद क्या है और उसमें डेटा किस किस्म का हो सकता है। क्लियर, आगे चलें। अब है कांस्टेंट एंड लिटरल्स। A constant is a value or an identifier whose value cannot be altered during the execution of the script or program. याद रखिएगा कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसे यानी कि वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं या लिटरल्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अ कांस्टेंट इज अ केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट, वो भी केस सेंसिटिव होते हैं बाय डिफॉल्ट। By convention, constant identifier are always upper case, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप जो है आप यानी कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करें, उनको हमेशा अपर केस में लिखें, ज़्यादा बेहतर है।
बेहतर तरीक़ाकार ये ऑलवेज हमेशा इस तरह लिखें आप, ठीक है। और इंस्टेड वी यूज द डिफाइन फंक्शन टू क्रिएट कांस्टेंट। और यहाँ पर पीएचपी में जो है एक वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, कीवर्ड है इसका पीएचपी का डिफाइन के नाम से। तो डिफाइन लिख के आप कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका सेंटेंस देख लीजिए आप, यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है। डिफाइन के अंदर पहले आप क्या देंगे, फर्स्ट देखिए जो पैरामीटर है इसमें आप डबल कोटेशन में आप देंगे उस कांस्टेंट का नाम जो आप देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई कोई डॉलर की प्राइस मुझे फर्स्ट रखनी है तो मैं वहाँ लिख दूंगा डॉलर प्राइस, ओके। और उसके बाद उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 160 रुपीज़, वो मैंने असाइन कर दी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, आपने लिखा हुआ डिफाइन देख लीजिए आप, और इसमें आपने सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ क्या, MIN मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू, ये आपने नाम दिया अपनी मर्जी से और उसकी वैल्यू साइन कर दिया 0.0। यानी जहाँ कहीं भी आप MIN मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो उस पे वहाँ उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.0 होगी, क्लियर। इसी तरह डिफाइन लिखा हुआ आपने मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर देखें आपने क्या लिखा हुआ है 200.0, तो इसका मतलब मैक्स वैल्यू जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब क्या होगा, उसके पीछे जो वैल्यू होगी वो 200.0 होगी। इसी तरह से देखें आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया डिफाइन पाई, और उसके बाद में वैल्यू दी है आपने 3.142, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी पाई की वैल्यू लिखेंगे आप तो जो उसका PHP का जो स्क्रिप्ट इंजन है वो उसको क्या अंडरस्टैंड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा 3.142 से, क्लियर। तो इस तरह से आप यानी कि कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। एक और चीज़ देख लीजिए, एक और एग्जांपल है, डिफाइन लिखा आपने, कंट्री नेम लिखा हुआ आपने और उसके बाद में दिया हुआ पाकिस्तान। तो जहाँ भी कहीं भी आप कंट्री नेम का वर्ड इस्तेमाल करोगे तो उसके पीछे जो लिखा हुआ होगा वर्ड वो क्या होगा, पाकिस्तान होगा। और ये जो मिनिमम वैल्यू है या मैक्स वैल्यू है ये फिर कभी भी इन द प्रोग्राम जब चल रहा होगा तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब नीचे आप देख लीजिए, फिलहाल इसके एग्जाम्पल इसको प्रिंट करके दिखाया गया ई को, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू इस, ये मैसेज लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद डॉट का जो वर्ड है जैसे कि आप जानते हैं ये कॉन्कैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, जो ये वर्ड है देखें, ये वर्ड जो है और ये वर्ड जो है देखें लिखा हुआ है कांस्टेंट है, तो इस जगह पे जो आंसर आएगा वो क्या लिखा हुआ है 0.0, क्लियर। इसी तरह से ई को मैक्सिमम वैल्यू इस, और यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिखी हुई है तो इसके ऊपर आउटपुट क्या आएगा 200.0 लिखा हुआ आएगा, और यहाँ लिखा है पाई वैल्यू इज PI, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 3.142, और कंट्री नेम इस, कंट्री नेम जो आपने लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, कंट्री नेम इज पाकिस्तान। तो इसको अगर प्रोग्राम को हम चला के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप सिंपल क्या करें, आप इसको कॉपी कर ले प्रोग्राम के यहाँ से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया तक, Ctrl+C से कॉपी कीजिए और ड्रीम व्यूअर पर जाइए, और यहाँ पर PHP की फाइल ओपन करें, क्लियर। और इस जगह के ऊपर इसको ब्लॉक बनाकर आप Ctrl+V से पेस्ट कर दें उस एग्जाम्पल को। अब देखें पूरा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर अंदाज से लिख दूँ, ठीक है। ये PHP का ब्लॉक हो गया, उसके अंदर आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया, आपने पहले आपने वेरिएबल वो कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया आपने, ठीक है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया डिफाइन की वैल्यू से, और उसके बाद आपने वैल्यू को प्रिंट करके आपने रखा हुआ है। इसको सेव कर लीजिए, आप फाइल का नाम दीजिए, आप सेव कीजिए, और जैसे कि आप जानते हैं सेव कहाँ करेंगे आप, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, और जैम के अंदर किस जगह पर, HT डॉक के अंदर, और HT डॉक में आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए आप, और इसका नाम रख दीजिए आप कांस्टेंट।
फिलहाल नाम कोई भी रख सकते हैं, मैंने फोल्डर का नाम रखा है कांस्टेंट ताकि याद रहे। कांस्टेंट 1 कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। इसके अंदर जो है आपने करना क्या है, फाइल का नाम रख दिया आपने इंडेक्स, क्लियर, और सेव कर लीजिए फाइल। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक काम और करेंगे आप, आपको मालूम है PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ड्राइव C के अंदर जाके जो जैम का कंट्रोल पैनल है उसको आपने रन करना पड़ता है, उसको रन कर लीजिए आप। ये है जैम कंट्रोल, इसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपाची सर्वर है उसकी सर्विस ऑन कर लीजिए आप। जब ये सर्विस ऑन हो जाएगी तो आपने करना क्या है, ये बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप के माइंड में ये जो है ये चीज़ आप इसको रख लें हमेशा, कि हमेशा प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको अपाची सर्वर रन करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज़ कीजिए, इसको मिनिमाइज़ कीजिए और उसके बाद जो आपका ड्रीमवीवर इसको भी मिनिमाइज़ कर लीजिए। अब आप ब्राउज़र के ऊपर यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, उसके बाद स्लैश और फोल्डर का नाम था कांस्टेंट 1, ये लिख के आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए देखें आपका आउटपुट आ गया, मिनिमम वैल्यू इज़ 0.0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 200.0 और पाई की वैल्यू इज़ 3.142 और कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने बताया कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाएंगे और उन्हें कैसे आपने आगे इस्तेमाल करना है। ओके जनाब, आगे चलिए। अब है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि द PHP कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट, यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे डॉट। याद रखिएगा डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कॉनकैटिनेशन के लिए डिफरेंट यानी के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या डिफरेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो डॉट के तौर पर डॉट इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर कोई और लैंग्वेज है जस्ट लाइक विजुअल बेसिक है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं प्लस का साइन। C# है उधर भी हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, और एक विजुअल बेसिक लैंग्वेज है वहाँ पर हम एंड पर्सन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। तो मुख्तलिफ यानी कि लैंग्वेज के अंदर जो है मुख्तलिफ यानी कि सिम्बल्स हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं जो कि कॉनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कॉनकैटिनेशन है क्या चीज़। कॉनकैटिनेशन का मतलब है कि कंबाइन द टू वैल्यूज, कंबाइन द टू स्ट्रिंग या कंबाइन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन द सिंगल वैल्यू। यानी यूँ कह लीजिए आप द PHP कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट इज यूज्ड टू कंबाइन टू स्ट्रिंग और अदर टाइप वैल्यू टू क्रिएट अ वन स्ट्रिंग। और उसके यानी कि 2 वैल्यूज़ को कंबाइन करके 2 या 3 वैल्यूज़ को कंबाइन करेगा और उसके बाद एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करेगा जिसमें वो दोनों वैल्यू क्या होंगे या तीनों वैल्यू क्या होंगे उसमें ज्वाइन होके आ जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। क्लियर? और ये एक तरह से ये एक्सप्रेशन भी बन जाती है। और इसमें जो दो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, आपस में ज्वाइन हो रही, दो से ज़्यादा भी हम चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे देखें डॉलर नेम लिखा हुआ, एक वेरिएबल है डॉलर नेम, जैसा कि जानते हैं डॉलर नेम एक वेरिएबल है और इसमें क्या स्टोर किया आपने, मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली क्या है, स्ट्रिंग के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है। और याद रखिएगा कि ये डबल कोटेशन के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिखी जाती है। क्लियर? उसके बाद नीचे आपने एक और वेरिएबल दिया डॉलर एज, इसमें क्या है 21, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है। और जब सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये विदाउट डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे देखें आप एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, डॉलर न्यू स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग बनेगा, एक वेरिएबल है ये भी। और इसमें क्या आप किसको कंबाइन कर रहे हैं, इक्वल टू आपने कहा डॉलर नेम। डॉलर नेम का मतलब क्या है, मोहम्मद अली। उसके साथ आपने इस्तेमाल किया डॉट का ऑपरेटर, ये ज्वाइन करेगा किसको, आगे आपने डबल कोटेशन में क्या दिया हुआ, कॉमा दिया हुआ है, एक और स्ट्रिंग वैल्यू दी है उसमें एक सिंबल एक कॉमा लिखा हुआ है, बस वो उसके साथ ज्वाइन हो रहा है। यानी कि मोहम्मद अली के साथ क्या आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद फिर डॉट, डॉट के बाद क्या है, फिर डॉट का मतलब क्या है कि वो फिर ज्वाइन करेगा किसको, एज को। अब डॉलर एज की वैल्यू क्या है, वो 21 है। यानी कि मोहम्मद अली कॉमा और 21 और फिर उसके बाद आपने दिया हुआ डॉट और फिर उसके आगे एक और स्ट्रिंग आपने ऐड करवाया और वो लिखा हुआ आपने एयर ओल्ड्स। क्लियर? और इसके बाद जब आप इको न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो लिखा हुआ क्या आएगा, ये लिखा हुआ आएगा मोहम्मद अली
कॉमा 21 ईयर ओल्ड्स। तो ये इस तरह से क्या किया कि दो वैल्यूज को या तीन वैल्यू को उसने यहाँ पर कंबाइन किया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक वैल्यू ये हो गई डॉलर नेम, दूसरी वैल्यू है ये कॉमा, ठीक है, तीसरी वैल्यू है ये डॉलर एज का वेरिएबल, और चौथी वैल्यू है ईयर ओल्ड्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चार वैल्यूज को एक साथ क्या किया गया, ऐड किया गया है एक, और उसके अगेंस्ट एक नया स्ट्रिंग बनाया गया है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, न्यू स्ट्रिंग। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। और ये एक तरह से क्या है, पूरी एक एक्सप्रेशन भी है। यानी एक्सप्रेशन का मतलब भी क्या होता है, कंबाइन द टू वैल्यूज, कंबाइन द टू और थ्री वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन की मिसाल भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। क्लियर? तो ये था आपका कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़िए। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल। अच्छा, याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। In PHP, you must declare and initialize a variable in the same statement. याद रखिएगा, बाज लैंग्वेज में क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर आप ऊपर करते हो, उसके बाद इनिशियलाइज आप बाद में करते हो। क्लियर? या बाज लैंग्वेज में इस तरह से है कि आप वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी आप कर सकते हैं। क्लियर? तो मतलब बहुत सी लैंग्वेज ये इस तरह से है कि डिक्लेयर आप पहले करोगे और इनिशियलाइजेशन आप बाद में करोगे। क्लियर? लेकिन PHP ये कहता है कि आप जब भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे बस वहीं पर वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। जस्ट लाइक बिकॉज उसका सेंटेंस देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर कि आप लिखेंगे डॉलर वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू इनिशियलाइज। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, डिक्लेयर भी हो गया, साथ साथ उसकी वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज भी हो गई। द वैल्यू यू असाइन टू अ वेरिएबल कैन बी अ लिटरल स्ट्रिंग, अ नंबर और कैरेक्टर और अ बुलियन वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपने यहाँ पर वेरिएबल लिखे हुए आपने डॉलर ए इक्वल टू 10, तो आपने ये वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर भी किया है और इसकी वैल्यू क्या कर दिया आपने, 10 से इनिशियलाइज भी कर दिया। क्लियर? और ये दोनों काम एक ही सेम लाइन के ऊपर आपने किए हैं। तो ऐसे ही किया जाएगा PHP के अंदर। इसी तरह से देखें डॉलर नेम 25 एक वेरिएबल लिया हुआ, इसमें आपने वैल्यू असाइन किया आसिफ। तो यहाँ पर क्या किया आपने, नेम 25 का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और उसके अंदर वैल्यू आपने आसिफ उसमें आपने असाइन भी कर दिया आपने। क्लियर? तो डिक्लेरेशन एंड असाइन या इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीजें एक ही वक्त में होंगी PHP के अंदर। क्लियर? तो ये चीज भी आपके क्लियर हो गया कि इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ है और डिक्लेयरिंग क्या चीज़ है। तो डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन दोनों बोथ सेम टाइम ही PHP में ये दोनों प्रोसेस जो है एक ही वक्त में होंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन दी गई है, डॉलर नेम इक्वल टू सारा खान। तो हेयर सारा खान इज अ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन इन अ वेरिएबल डॉलर नेम। क्लियर? इसी तरह से डॉलर बेसिक सैलरी एक वेरिएबल है, इसमें आपने वैल्यू असाइन किया 45,000। ओके, इसी तरह डॉलर मेल एक वैल्यू लिया आपने, वेरिएबल लिया हुआ और इसके अंदर वैल्यू असाइन किया आपने ट्रू, ये नहीं कि बुलियन वेरिएबल है, याद रखिएगा। डॉलर मेल इक्वल टू इज अ ट्रू, तो ये एक बुलियन वेरिएबल आपने यूज किया हुआ है। क्लियर? और ये जो डॉलर नेम है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और डॉलर बेसिक सैलरी जो है ये एक न्यूमेरिकल या इंटीजर वेरिएबल है, और ये जो है एक बुलियन वेरिएबल है, क्योंकि इनका जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप्स का या डिफरेंट कैटेगरीज का है। क्लियर? सारा खान स्ट्रिंग वैल्यूज, 45,000 इंटीजर वैल्यूज, ट्रू इज अ बुलियन वैल्यू। डिस्प्लेइंग द वेरिएबल वैल्यूज, किस तरह से आपको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके भी कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है टू डिस्प्ले अ वेरिएबल विद द इक्वल स्टेटमेंट यू सिंपली पास द वेरिएबल नेम टू द इक्वल और प्रिंट स्टेटमेंट बट विदाउट इनक्लोजिंग और क्लोजिंग इट इन कोटेशन मार्क एज फॉलोज। यहाँ देख लीजिए आपने कहा है डॉलर एम्प्लॉय नेम, एक वेरिएबल लिया आपने EMP नेम, उसमें आपने नाम दिया हुआ आपने कामरान खान। एक वेरिएबल लिया हुआ आपने डॉलर बेसिक सैलरी, उसकी वैल्यू लिखी है आपने 65,000। अब यहाँ पे देख लीजिए आप इक्वल लिखा आपने डॉलर H1 क्या चीज़ है, ये आपका HTML का टैग है, H1 एंड हेडिंग के लिए लिया हुआ आपने, ताकि जो भी नाम लिखा हुआ है वो काफ़ी उसका जो फॉन्ट साइज है वो बिग हो। और यहाँ देखें क्या लिखा है, डॉलर EMP नेम, यानी डॉलर EMP नेम आपने किस में लिखा हुआ, डबल क्वेश्चन में लिखा हुआ, ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ, हैज़ रुपीज़ डॉलर बेसिक सैलरी,
और उसके बाद सिंपल सैलरी लिखी हुई आ जाएगी। क्लियर? नीचे लिखा हुआ आपने इको एम्प्लॉय नेम, अब क्या आपने हेडिंग भी दिया, एम्प्लॉय नेम इज, उसके बाद में क्या $EMP नेम। क्लियर? और उसके बाद आपने लिखा हुआ एंड बेसिक सैलरी इज रुपीज, और उसके बाद डॉलर बेसिक सैलरी, ये आपको जो वैल्यू है वो लिखी हुई आ जाएगी। क्लियर? यानी यहाँ पर देखें, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो डबल कोटेशन के अंदर दिए हुए हैं, तो भी आप इको से PHP में इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। और नीचे वाले इको स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है कि डबल कोटेशन में आपने सिंपल मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद कॉमे के बाद बाहर विदाउट डबल कोटेशन आपने EMP नेम यानी आपने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। क्लियर? इसी तरह से डबल कोटेशन में आपने एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है एंड बेसिक सैलरी इज रुपीज, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके बाद जो वेरिएबल है वो आपने डबल कोटेशन के बाहर लिखा हुआ है और कॉमे के बाद लिखा हुआ है डॉलर बेसिक सैलरी। क्लियर? तो दोनों तरीके से बता दें कि आप इस तरह से भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए नीचे आउटपुट क्या आएगा, गौर से देख लीजिए आप आउटपुट को, लिखा हुआ है, देखिए इफ फर्स्ट लाइन का आउटपुट देख लीजिए इको का H1 का, H1 की से क्या हुआ, हेडिंग बड़ी हो गई, लिखा हुआ है देखिए कामरान खान, यानी $EMP नेम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कामरान खान, हैज ऐसे लिखा हुआ आ गया, रुपीस ऐसे लिखा हुआ आ गया, डॉलर बेसिक सैलरी पे क्या लिखा हुआ आ गया 65,000। ओके, और उसके बाद इक्वल टू और सैलरी लिखा हुआ आपके पास यहाँ आ गया। क्लियर? उसके बाद नीचे देख लीजिए आप, ये सिंपल फॉर्मेट में, सिंपल फॉन्ट में लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, देखिए एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आया, एम्प्लॉय नेम इज, और फिर $EMP नेम की जगह पे क्या आ गया, कामरान खान। उसके बाद एंड बेसिक सैलरी इज रुपीस, ये लिखा हुआ गया एंड बेसिक सैलरी इज रुपीस, और उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है डॉलर बेसिक सैलरी, उसकी वैल्यू आ गई 65,000। तो ये दो मेथड हैं, दो तरीके हैं जिन तरीके इनको इस्तेमाल कर कर आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आप करवा सकते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू को भी, यानी कि साथ साथ उनकी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, उसके साथ साथ कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी आप कोई भी आप वेब पेज बनाएंगे तो वहाँ पर अगर इस तरह से लिखना पड़ जाए कि वेरिएबल भी लिखना है आपने, कोई मैसेज भी लिखना है, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए जनाब। Variables can store data of different types and different data types can do different things. Our variable specific data types is a very important in programming because the data type help determine the manner in which the value is stored and how much memory to the computer allocate for the data stored in the variable. The data type also governs governs the kind of operation that can be performed on a variable. याद रखिएगा कि जो एक वेरिएबल है वो इस किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स का होगा, उसकी जो टाइप होगी वो हेल्प करेगी, बताएगी आपको कि उसने मेमोरी में कितनी लोकेशन उसने जगह घेरी हुई है, कितनी जगह उसने ऑक्युपाई की हुई है। क्लियर? एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये उसके साथ किस किस्म का ऑपरेशन होना है, यानी कि अगर फर्स्ट में वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो लास्ट में उसको आप मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे आप। कोई अगर एड्रेस वेरिएबल है तो क्या एड्रेस वेरिएबल को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नहीं। तो मतलब वो जो वेरिएबल की टाइप्स होगी वो मैनर वो डिपेंड करेगा कि उस पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या उसको हमने उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा या सिंपल स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो वो बड़ा डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल की टाइप के ऊपर कि उस पर उसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन मजीद कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे चलें कि पहली बात तो ये वेरिएबल्स की जो डिफरेंट टाइप्स है वो किस तरह से कंसीडर की जाएगी या किस तरह से उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए PHP सपोर्ट द फ्लोइंग डेटा टाइप्स, इसके बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 पहली टाइप्स तो आपकी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ऐसा डेटा जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, नंबर्स हों, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, उनकी कॉम्बिनेशन जब बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। क्लियर? यहाँ देख लीजिए आप, द एनी टेक्स्ट विद इन द डबल कोटेशन लाइक हाउस नंबर 98 ब्लॉक 19 फेडरल एरिया कराची। ये हाउस नंबर से लेके फेडरल एरिया कराची तक का आपने एक डेटा स्टोर एक टेक्स्ट लिखा आपने, तो ये जो टेक्स्ट है ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। इसमें देखें नंबर्स भी हैं, इसमें आपके पास देखिए अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि डॉट भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें शार्प का सिंबल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो और ये हमेशा डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में इसको लिखा जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगी, यानी ऐसी वैल्यू जिस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर?
उसके बाद दूसरी डेटा टाइप्स है वो है इंटीजर कहलाती है। इंटीजर डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू हो। अब उसकी कुछ रेंज है, उसकी रेंज क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटीजर डेटा टाइप इज अ नॉन डेसिमल नंबर। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे, बिटवीन द जो नंबर होगा उसकी रेंज क्या दी गई है, इसको आप देख लीजिए कि ये एक तकरीबन के 2 बिलियन और 40 मिलियन समथिंग वैल्यूज आपको दी गई हैं। ये वैल्यूज ये आपकी पॉजिटिव से लेकर, याद रखिए माइनस ये वैल्यू से लेकर और पॉजिटिव दिस वैल्यू तक आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक इंटीजर वैल्यूज कहलाती है। और एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दो नंबर हो सकते हैं, इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स स्टोर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई, और ये मेमोरी के अंदर तकरीबन जो है 4 बाइट्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? तो ये बात जहन में रखिएगा। उसके अलावा एक और है फ्लोटिंग पॉइंट कह लें या डबल कह लें। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा डेसिमल यानी के पॉइंट हो सकता है। और अ नंबर इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पॉइंट में वैल्यू हो, या जैसे होता है कि 10 ई की पावर 2 या 4 जो भी है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अक्सर देखा होगा आपने कैलकुलेटर के अंदर जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो उसके साथ ई और ई के बाद प्लस और प्लस के बाद 2 लिखा हुआ होता है, इस तरह की वैल्यू आ सकती है। क्लियर? पर इतनी बात याद रखें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर हमेशा डेसिमल वैल्यूज होगी, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यूज भी इसमें आएंगी। जब भी कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू या कोई फ्रैक्शन वैल्यू इस्तेमाल करनी हो तो हम उसके लिए हम फ्लॉट या डबल की टाइप हम यूज करेंगे। उसके बाद है बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है? अब बूलियन रिप्रेजेंट 2 पॉसिबल स्टेट्स, या जस्ट लाइक ट्रू और फॉल्स। इसमें जो वैल्यू होगी हमेशा या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ, जब हम क्लास बनाएंगे, चूँकि पीएचपी जो है याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, और वहाँ पर हम बाकायदा डेटा स्ट्रक्चर हम पूरा यूज़ कर रहे होते हैं। एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसका जब मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको उसके लिए हम ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो उस वक्त जब हम क्लास बनाएंगे इंशाल्लाह उसको देख के बताएंगे, आपको करके बताएंगे बाकायदा। अभी से समझ लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप्स विच स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा। इन PHP an object must be explicitly declared. First, we must declare a class of object. For this, we use the class keyword. A class is a structure that can contain the properties and method. याद रखिए क्लास के अंदर जब हम अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, कुछ यानी कि प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ क्या होंगे, मेथड होंगे या मेंबर फंक्शन होंगे। तो उसको उस पूरे सॉरी जब वो मेमोरी जो है एक एलोकेट होगी तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट को उसके तौर पर उसको हम कंसीडर करेंगे, और उसके लिए हम बाकायदा एक ये भी एक डेटा टाइप्स होती है तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद एक नल टाइप्स होती है। नल का मतलब है कि अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप नल इज वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू असाइन टू इट। वेरिएबल कैन बी आल्सो एम्प्टी बाय सेटिंग द वैल्यू टू नल और नल। चाहे स्मॉल में लिखे या अपर केस में लिखे, इसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं नल। इसकी बिल्कुल मिसाल इस तरह से है कि मैं एक वेरिएबल लूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपने कहा कि डॉलर, एक वेरिएबल लिया आपने, सपोज करें कि एड्रेस, ठीक है, और इसमें आपने लिख दिया अपने नल। इसका मतलब है आपने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अब नल नल जो है वो आप लोअर केस में लिखें या आप अपर केस में लिखें, डजंट मैटर, लिखा जा सकता है। क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और इसका मतलब होता है नथिंग, यानी कोई उस वैल्यूज में मौजूद नहीं है। तो ये PHP के अंदर जो है डेटा टाइप्स इस तरह से होती हैं, यानी कि आप अगर काउंट करें इनको आप, तो स्ट्रिंग
1 2 3 4 5 6 टाइप की डेटा टाइप्स आप PHP में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। क्लियर। उसके बाद एक और चीज़ है स्ट्रांगली स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग, और एक होती है लूजली या डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग। इससे क्या मुराद है? Strongly or static type programming language is in every variable must be declared with a data type and data type cannot be changed after declaration। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो स्ट्रांगली और स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, यानी उसमें पे होता क्या है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है और उनकी टाइप भी आपने शुरू में डिफाइन करनी होती है, और फिर उसके बाद आप उनकी टाइप को फिर दोबारा कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, तो वो हमेशा वेरिएबल जो इंटीजर लिया आपने ए, वो जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे उसको आप एज ए वेरिएबल को एज ए इंटीजर के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनकी वैल्यू को आप चेंज या उनकी टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए जावा और C++ के अंदर जो है यही कॉन्सेप्ट है। तो जावा एंड C++ आर स्ट्रांगली और स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है पहले, और फिर जो टाइप आप डिफाइन करेंगे फिर वो टाइप वही रहेंगी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। लूजली या डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग का मतलब क्या? लूजली टाइप प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डज नॉट रिक्वायर अ वेरिएबल टू बी डिफाइंड। यानी आप वहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप डिक्लेयर नहीं करते। यानी यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल बट इट डज नॉट रिक्वायर यू टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। Loosely type is also known as dynamic typing because the data type for variable can be changed after it has been declared. PHP and Perl is a loosely typed programming language. And इसकी मिसाल भी कुछ तरह से ले लीजिए आप, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास फर्स्ट करें एक वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिया आपने, जैसे ऊपर आपने वेरिएबल लिया हुआ आपने, यहाँ देख लीजिए $a = 10। तो इस वक्त जो वेरिएबल ए है वो एज ए इंटीजर वेरिएबल के तौर पर कंसीडर होगा। क्लियर। लेकिन बाद में कहीं पर भी आपने कहा कि $a दोबारा से वेरिएबल लिया आपने और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया आपने, सपोज करें कामरान। तो अब $a वेरिएबल क्या हो गया? ये एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया है, क्योंकि आपने इसमें वैल्यू क्या असाइन कर दिया? आपने कामरान असाइन कर दी। यानी कि आप इस एक वेरिएबल के अंदर आप डिफरेंट टाइम के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर, डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर PHP में मतलब लूजली है, मतलब आप ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि अगर आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ तो हमेशा इंटीजर ही के तौर पर इस्तेमाल होगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर। और एक भी आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप बड़ा इजीली आप चेक कर सकते हैं कि मैं बार बार यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा और उनकी टाइप चेंज करूंगा तो उससे वो वेरिएबल की टाइप भी क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। ठीक है, आप नीचे देख लीजिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देख लीजिए। आप देखें, आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है आपने $वेरिएबल टाइप चेंज, इसमें वैल्यू आपने लिखी है 234.67, यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली हुई है। और आपने क्या किया? एक मैसेज प्रिंट किया, इको फ्लोटिंग टाइप वैल्यू लिखा है अपने मैसेज इक्वल टू के साथ आपने इस $वेरिएबल टाइप चेंज की वैल्यू आपने डिस्प्ले की है। एंड उसके बाद एंड फिर आपने इको लिखा आपने और एक फंक्शन यूज किया है PHP का गेट टाइप। गेट टाइप एक ऐसा फंक्शन है जो वेरिएबल्स की टाइप को गेट करके बताता है कि उसकी टाइप क्या है। और देखिए उसमें मैंने क्या लिखा? $वेरिएबल की टाइप चेंज, यानी यही वेरिएबल मैंने दोबारा लिख दिया आपने। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, इसी तरह से नीचे एक और देख लीजिए, $वेरिएबल टाइप, मैंने वही वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर वैल्यू मैंने क्या साइन कर दी? पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिए, और उसके बाद मैंने इसको मैसेज प्रिंट किया, इको स्ट्रिंग टाइप वैल्यू $वेरिएबल टाइप चेंज एंड इको गेट टाइप। देखें गेट टाइप लिखा मैंने और फिर मैंने मालूम किया कि बताओ $वेरिएबल जो टाइप है इसकी वैल्यू, इसकी टाइप अब क्या है। इसका हम आउटपुट देख लेंगे, नीचे आगे देखें। देखें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टाइम देख लिखा हुआ है फ्लोटिंग टाइप वैल्यू 234.67 एंड डबल टाइप। इसकी वैल्यू क्या है? लिखी हुई है डबल टाइप। उसने जो गेट किया वो ये गेट किया, वो उसने ये बताया PHP ने कि भाई ये जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ ये आपने डबल टाइप कर लिया हुआ है। लेकिन बाद में क्या किया? उसके आगे आपने इसी वेरिएबल की अंदर वैल्यू जो है वो पाकिस्तान आपने स्टोर कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई? उसने जब गेट किया तो क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग टाइप।
क्लियर? तो गेट टाइप फंक्शन जो है किसी भी वेरिएबल्स की टाइप को डिफाइन करता है। तो मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया, एग्जाम्पल में मैंने ये किया है कि उसी एक ही वेरिएबल के अंदर मैंने डिफरेंट लाइन के ऊपर मैंने उनकी वैल्यू चेंज की और उनकी टाइप चेंज की। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद मैंने उसको उस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट भी करके दिखाया और फिर उसकी गेट टाइप फंक्शन से उसकी जो टाइप है वो मैंने भी फाइंड आउट करके बताई। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप करके देखिएगा और ये यहाँ लिखी हुई है, इसको आप लिखें और लिखने के बाद या इसको कॉपी करके चला के देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ईजी समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट के तहत हम कह सकते हैं कि पीएचपी क्या है, वो एक लूजली टाइप या डायनेमिक टाइप है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू आप जब भी आप चाहें आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप एक ही वेरिएबल में आप डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट था। और जनाब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो है फॉर्मेटिंग डेटा आउटपुट विद प्रिंटफ फंक्शन। अच्छा, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह थोड़ा सा, ये भी एक तफसीलन एक टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ ली जाएं तो मे भी कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें मतलब समझ में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ फ़िलहाल अभी आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और इस एक टॉपिक को हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हाजिर होंगे क्लास नंबर 6 के अंदर, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।